हेलो गाइस, वेलकम बैक। दिस इज साक्षी। तो आज हम बात करने वाले हैं सैंडमैन सीरीज के सीजन 1 की पूरी कहानी की। हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि सैंडमैन यानी कि मॉर्फियस ने अपने तीनों जादू यंत्रों को हासिल कर लिया है, पर मॉर्फियस के भाई डिजायर ने अपनी चमकीली नजर उस पर बनाए रखी है। रॉड्रिक से बदला लेने और अपनी चीजों को वापस पाने के बाद मॉर्फियस लक्ष्यहीन हो खुद को अंदर से बिल्कुल खाली महसूस करके एक पार्क में बैठा कबूतरों को खाना खिला रहा था। तभी वहाँ पर उससे मिलने उसकी बहन डेथ आती है और उसे समझाती है कि तुम्हें अभी अपने सपनों की दुनिया को फिर से बनाने के बाद खुद को एक नया लक्ष्य देकर जिंदगी में आने वाली चुनौतियों के लिए तैयार रहना होगा। फिर वो दोनों साथ में कुछ मरे हुए लोगों की आत्माओं से मिलकर उन्हें आफ्टर लाइफ में भेजते हैं। इस दौरान मॉर्फियस भी सीखता है कि जिंदगी रहे या ना रहे, हमें मूव ऑन करके अपने काम को करते रहना है, वो भी दुनिया के अंत तक, क्योंकि हम इंसानों का ख्याल रखना उन सब की जिम्मेदारी है। जब मॉर्फियस कैद में था तो वो सारे भाई बहन ने गेट टुगेदर किया था, जिसमें डिजायर नहीं आया था, क्योंकि उनकी बातों से हमें लगता है कि डिजायर और मॉर्फियस की बिल्कुल नहीं बनती। फिर डेथ को छोड़कर मॉर्फियस एक पुराने टूटे हुए रेस्टोरेंट के पास आता है और फिर सीन कट होकर हम 1389 में जाते हैं, जहाँ पर डेथ मॉर्फियस के साथ एक शराब खाने में आते हैं, क्योंकि वो इंसानों को उनकी जरूरतों के हिसाब से उन्हें समझाना चाहते थे। वहीं पर उनकी मुलाकात रॉबर्ट नाम के एक बंदे से होती है, जो कि काफी जंगों का हिस्सा रह चुका है, पर वो मरना नहीं चाहता था, क्योंकि इस दुनिया में अभी करने के लिए बहुत कुछ था। मॉर्फियस रॉबर्ट से मिलकर उसके जीवन में 100 साल और जोड़ देता है, यानी कि 1489 में वो रॉबर्ट से इसी बार में मिलेगा और उसके 100 साल के अनुभव को जानेगा। दोनों 1489 में वापस मिलते हैं। रॉबर्ट को लग रहा था कि उसने शैतान के साथ सौदा किया है, इसलिए वो इतने सालों से जिंदा है, पर मॉर्फियस उसे समझाता है कि वो कोई शैतान नहीं है, उसी बस उसकी जिंदगी के अनुभवों के बारे में जानना है। रॉबर्ट बताता है कि हम इंसान हर पल बदल रहे हैं, हमने इन 100 सालों में बहुत तरक्की की। उसने जंग में लड़ना छोड़ दिया और अब वो पेंटिंग का काम करता है, अभी उसे और जीने की इच्छा थी। 1589 में दोनों फिर से मिलते हैं। इस बार रॉबर्ट बहुत अमीर हो गया था और 200 सालों को जीने के बाद उसका पहला बेटा हुआ था, इसलिए वो और जीने की इच्छा रखता है। वहीं पर बार में मॉर्फियस विलियम शेक्सपियर से भी मिलता है, जो अपने नाटक से लोगों के अंदर सपने पिरोना चाहता था, ताकि उसके मरने के बाद भी उसके नाटक और उसका नाम अमर रहे, जो कि आज भी है। अब साल है 1689 और इस बार में रॉबर्ट एक भिखारी के रूप में आता है, क्योंकि उसने अपनी पत्नी, बच्चे, पैसे सब कुछ खो दिया। वो 40 साल से कैद में था, पर वो अभी भी मरना नहीं चाहता था, क्योंकि उसे दुनिया के और पहलुओं को जानना है। वहीं पर बार में हम कुछ लोगों को देखते हैं जिन्हें रॉबर्ट और मॉर्फियस पर शक हो गया था कि वो शैतान है, जो हर 100 साल बाद इस बार में मिलते हैं। वक्त है 1789 का और दोनों एक बार फिर से बार में बैठे हैं। रॉबर्ट अब गुलामों को बेचने खरीदने का काम करता है, इस पर इंसानों को गुलाम बनाने से उसे मॉर्फियस मना करता है। वहीं हमें पता चलता है कि विलियम शेक्सपियर के साथ भी मॉर्फियस ने कुछ सौदा किया था, तभी वो सदी का सबसे बड़ा कलाकार बना। तभी उन दोनों के सामने कॉन्स्टेंटाइन आती है, क्योंकि उसे पता था कि वो दोनों कौन है। वो मॉर्फियस से उसकी आयु बढ़ाने को बोलती है, तो मॉर्फियस उसके ऊपर जादू करके उससे शैतानों को देखने की शक्ति दे देता है। 1889 में भी वो दोनों बार में मिलते हैं। रॉबर्ट को पता चलता है कि मॉर्फियस को हर इंसान के बारे में पता है। वहीं पर मॉर्फियस और कॉन्स्टेंटाइन में दोस्ती हो गई थी, क्योंकि कॉन्स्टेंटाइन ने उसका एक काम पूरा किया था। रॉबर्ट को लगने लगा था कि मॉर्फियस बहुत अकेला है और वो एक दूसरे के दोस्त हैं, इसलिए वो दोनों हर साल एक दूसरे से मिलते हैं। पर दोस्ती के नाम से मॉर्फियस भड़क जाता है और वहाँ से चला जाता है, और रॉबर्ट को लगता है कि मॉर्फियस उससे अब नहीं मिलने वाला, पर वो बताता है कि वो 100 साल बाद यहीं पर उसका इंतजार करेगा, क्योंकि वो उसका दोस्त है। अब 1989 में रॉबर्ट मॉर्फियस का इंतजार कर ही रहा था। वहीं पर हमें पता चलता है कि इस बार को बेच दिया गया है, पर इस बार रॉबर्ट से मिलने मॉर्फियस नहीं आता है, क्योंकि वो तो रॉड्रिक की कैद में था। अब प्रेजेंट में मॉर्फियस उसी बार के सामने खड़ा है, पर अब वो बार वहाँ से शिफ्ट हो चुका है। मॉर्फियस उस बार में जाता है जहाँ पर रॉबर्ट अभी भी उसका इंतजार कर रहा था, और दोनों इस बार एक दोस्त की तरह ही मिलते हैं। उधर हम डिजायर को देखते हैं, जो अपने भाई मॉर्फियस को परेशान करने का नया प्लान बनाता है। अब कहानी में 2 बच्चे रॉस वॉल्कर और जेड वॉल्कर की एंट्री होती है। इनके मॉम डैड का डिवोर्स हो रहा है, जिस वजह से रोज की कस्टडी उसकी मॉम को और जेड की कस्टडी उसके पिता को मिली है। डिजायर अपनी बहन डिस्पेयर के साथ मिलकर मॉर्फियस की दुनिया रोज के जरिए बर्बाद करने वाला है, क्योंकि रोज एक सपनों का भंवर है, जिसकी वजह से सपनों की दुनिया बर्बाद होगी। इस बात की
खबर लूसियन को भी लगती है, पर वो ज्यादा ध्यान नहीं देते क्योंकि वो अभी अपने सपनों की दुनिया की जनगणना कर रही थी और उन्हें पता चलता है कि मॉर्फियस की 3 रचनाएं गायब हैं, जिसमें से पहला नंबर है गोट। गोट एक बुरा सपना है जो कि किसी का भी रूप ले सकती है। दूसरे नंबर पे है कोरिंथियन। ये भाई साहब लोगों की आंखें निकाल कर खाते हैं। आगे की स्टोरी में तो ये भाई साहब साइकिक लोगों के रोल मॉडल भी बनेंगे। तीसरे नंबर पे है फिडलर्स ग्रीन, जो सपनों की दुनिया को हरा भरा बना कर रखता था। मॉर्फियस को भंवर और रोज के बारे में पता है, पर वो तब तक एक इंसान को नुकसान नहीं पहुंचा सकता जब तक वो उसके लिए खतरा ना बने। इसलिए वो मैथ्यू यानी कि अपने रेवन को रोज पर नजर रखने के लिए भेज देता है। दूसरी तरफ माँ के मरने के बाद रोज अपने भाई जेड को ढूंढ रही है, जिसमें उसका साथ देती है लाइटा। बात करें लाइटा की तो उसने भी अपने पति को हाल ही में खोया है और सपनों में लाइटा अपने पति से बात भी करती है। अब उन दोनों को रोज की दादी यूनिटी ने बुलाया है। यूनिटी बताती है कि वो सारी उम्र सोई रही और इसी दरमियान रहस्यमय तरीके से वो प्रेग्नेंट भी हो गई और फिर उन्होंने रोज की माँ को जन्म दिया। जब से वो सोकर उठी है तब से वो अपने परिवार को ढूंढ रही है। मैं आपको बता दूं कि यूनिटी वही लड़की है जो कि मॉर्फियस के पकड़े जाने के बाद बच गई थी, जबकि 10 लाख लोग नींद में ही मारे गए थे। दूसरी तरफ हम 3 सरफिरे सीरियल किलर को देखते हैं जो कि अपने एक इवेंट में कोरिंथियन को चीफ गेस्ट बुलाने का फैसला करते हैं, पर कोरिंथियन से बात करना बहुत मुश्किल था, इसलिए वो उसका ध्यान खींचने के लिए उसकी तरह ही लोगों की आंखें निकालने लगते हैं। इधर रोज को भी अजीब और गरीब सपने आने शुरू हो गए थे, जिसमें उससे त्रिदेवियां आने वाले खतरों और सपनों की दुनिया से दूर रहने को बोलती हैं, पर कंफ्यूज रोज को उनकी बातें समझ नहीं आती। यूनिटी उन दोनों को जेट को खोजने का काम देती है, जिसका सारा खर्चा वो ही उठाएगी। उधर कोरिंथियन रोज की तलाश में उसके घर पर आता है और केयर टेकर के इमोशंस का फायदा उठाकर जान लेता है कि रोज कहाँ पर है। रोज और लाइटा जेट को ढूंढने फ्लोरिडा आ चुके हैं, जहाँ उनकी मुलाकात मोटेल के ओनर कार्टर से होती है, जिसने रोज की कहानी होटल में रह रहे एक कपल किम और बारबी के साथ जुड़वा बहनें सेंटा और जेल्डा को भी बता दिया है। इनके होटल में गिलबर्ट नाम का भी एक बंदा रहता है जो कि लोगों से बहुत कम मिलता है। फॉस्टर केयर के ऑफिस में रोज को जेट के बारे में बस इतनी जानकारी मिलती है कि जेट को उसके डैड के ही दोस्तों ने गोद ले लिया है और उन्हें जेट का ख्याल रखने के लिए महीने के $800 मिलते हैं। वहीं रात में क्लब के बाहर रोज को कुछ लड़के छेड़ते हैं तो गिलबर्ट रोज को उन लड़कों से बचाता है। वहीं पर हम मैथ्यू को भी देखते हैं जिसकी नजर रोज पर थी और वो रोज की सारी कंडीशन लूसियन को बताता है, तो उन्हें पता चलता है कि जेट सपनों की दुनिया से भी गायब है। उधर कोरिंथियन तीनों किलर्स से मिलकर उनके फंक्शन में जाने के लिए तैयार हो गया था। इधर रात में जब मॉर्फियस लूसियन से जेट की गायब होने के बारे में बात कर रहा था, तब सपनों के जरिए वहाँ पर रोज भी आ जाती है, जिसे देखकर दोनों शॉक थे। मॉर्फियस रोज को बता देता है कि वो एक सपनों का भंवर है, इसलिए उसे अपनी दुनिया में रहना चाहिए और उसे पता है कि उसका भाई कोर्ट के साथ है, इसलिए वो उसे ढूंढ लेगा। अब बात करें जेट की कंडीशन की तो उसकी फॉस्टर पेरेंट्स में उसके डैड उसे बहुत ही ज्यादा मारते हैं। उसकी मॉम कुछ ठीक है, पर वो अपने पति से डर कर जेट की मदद नहीं कर पाती। जेट वहाँ से भागता है, फिर भी वो उसे पकड़कर घर ले आते हैं और बेसमेंट में बंद कर देते हैं। वहीं पर हम जेट को उसके सपनों में कोर्ट के साथ देखते हैं, जहाँ वो सैंडमैन द सुपर हीरो है। तभी बेसमेंट के चूहे उसे नींद से उठा देते हैं। इधर रोज और यूनिटी की बात होती है और हम देखते हैं कि कोरिंथियन यूनिटी से मिलकर रोज के पास आ रहा है। वहीं पर रोज और होटल के बाकी लोग जेट के मिसिंग पोस्टर पूरे शहर में लगाने के लिए तैयार थे। इसी बीच लाइटा को सपने में उसका हस्बैंड एक नया घर दिखाता है, जहाँ वो सपने में ही बच्चे की प्लानिंग कर रहे थे। अब मॉर्फियस को भी रोज और यूनिटी के बारे में सब कुछ पता है कि जब वो कैद में था तभी सपनों के भंवर का जन्म हुआ था। वहीं पर लाइटा के कहने पर फॉस्टर केयर वाली लेडी जेट के फॉस्टर पेरेंट्स के घर पे उनसे मिलने जाती है कि वो जेट का ख्याल अच्छे से रख रहे हैं या नहीं, पर जेट को उसके पेरेंट्स ने धमका कर समझा दिया था कि उसे उसके सामने क्या बोलना है। पर समझदार जेट एक हेल्प मी का नोट जैसे जैसे करके उसके पर्स में डाल देता है, पर टू बी सरप्राइज कि उसके पेरेंट्स को वो नोट मिल जाता है और जेट को मारने के बाद उसे वापस से बेसमेंट में बंद कर दिया जाता है। इधर जब रोज मिसिंग जेट का पोस्टर बांट रही थी, तब कोरिंथियन एक पोस्टर लेकर जेट को ढूंढने निकल जाता है। कोरिंथियन सबसे पहले फॉस्टर होम वाली लेडी को मारता है और फिर जेट के स्टेप पेरेंट्स को मारकर जेट को अपने साथ निकाल कर ले जाता है। इधर रोज को अपने सपनों पर कंट्रोल नहीं होता तो वो दूसरों के सपनों में ट्रेवल करने लगती है, जहाँ पर उसे मॉर्फियस मिलकर उसे समझाता है कि वो दूसरों के सपनों के थ्रू ही अपने भाई के पास पहुँच सकती है। दोनों साथ में कई लोगों के सपने के थ्रू जेट के सपने में पहुँच जाते हैं, जहाँ वो कोर्ट के साथ सुपर हीरो बनता था। वहाँ पर कोर्ट भी आती है और मॉर्फियस उसको अपने
अपने साथ ले जाता है। इसी बीच जेट ने रोज को बता दिया था कि वो कहाँ पर है। रोज सुबह जल्दी से जेट की घर आ जाती है, पर तब तक जेट कोरिंथियन के साथ निकल गया था और अभी पुलिस वाले जेट की फॉस्टर पेरेंट्स की बॉडी ले जा रहे थे। घर आने पर रोज लाइटा को सपनों के बारे में बताती है। लाइटा को भी रोज के सपने वाली बातों पर भरोसा हो जाता है, क्योंकि लाइटा सपनों में ही प्रेग्नेंट हो गई थी, जिससे दोनों शॉक थे और खुश भी थे। उधर ड्रीम वर्ल्ड में मॉर्फियस गॉड को खत्म करने की सजा सुनाते हैं, क्योंकि उसको बुरे सपनों के लिए बनाया गया था, पर वो अच्छाई का काम कर रही थी और मॉर्फियस के अनुसार उन सबको वही काम करना चाहिए जिसके लिए उन्हें बनाया गया है। वहीं पर जब लूसियन को पता चलता है कि रोज दोनों दुनियाओं की दूरी को कम कर रही है और लाइटा सपनों में ही प्रेग्नेंट हो गई है, तो ये बात वो मॉर्फियस को नहीं बताती, क्योंकि मॉर्फियस ने उसे बस लाइब्रेरी को संभालने की जिम्मेदारी दी है। उधर कोरिंथियन रोज को कॉल करके उससे होटल में बुलाता है, जहाँ पर सभी सीरियल किलर्स का फंक्शन होने वाला है। होटल में जेट कोरिंथियन के साथ आकर उन किलर्स से मिलता है। अब रोज भी गिलबर्ट के साथ उस होटल की ओर निकल जाती है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रोज की वजह से लाइटा के सपनों की दुनिया में भूकंप आ जाता है, जिससे वहाँ की जमीन में दरारें आने लगती हैं, जिसका असर सपनों की दुनिया में मॉर्फियस के पास भी होता है। वहीं रास्ते में रोज को नींद लग जाती है, जिससे वो भी लाइटा के सपने में आ जाती है, जहाँ अब मॉर्फियस भी आ गया था और वो उन्हें बताता है कि रोज की वजह से दो दुनियाएं एक में मिल रही हैं, जिससे सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। मॉर्फियस लाइटा के पति हेक्टर को सपनों की दुनिया से गायब कर देता है और उन्हें बताता है लाइटा का बच्चा उसका है, क्योंकि वो सपनों की दुनिया की वजह से हुआ है और वो उस बच्चे को लेने आएगा। पर रोज मॉर्फियस को धमका देती है कि अगर उसने ऐसा किया तो वो सपनों की दुनिया को ही मिटा देगी। अब गिलबर्ट और रोज होटल पहुंच गए थे, पर उन्हें जेट और कोरिंथियन नहीं मिलते, तो वो आईडी चुराकर जेट को अलग अलग ढूंढने लगते हैं। गिलबर्ट उन सीरियल किलर्स वालों के हर रूम में जाता है, जहां उनकी बातों से वो समझ जाता है कि वो सब किलर्स हैं, और वो बिना रोज को बताए वहां से चला जाता है। अब यहाँ पर कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है कि गिलबर्ट फिडलर्स ग्रीन है और वो मॉर्फियस को बता देता है कि कोरिंथियन ने उन किलर्स की सेना बना ली है और अब उसके पास रोज भी है। फिर मॉर्फियस भी होटल के लिए निकल पड़ता है। वहीं पर होटल में कोरिंथियन और उसकी कुछ साथी एक बंदे की जान ले लेते हैं और उन्हें ऐसा करता हुआ जेट भी देख लेता है। अब जेट वहाँ से भागकर मोटू से मदद मांगता है, तो मोटू जेट को अपने साथ ले जाता है। बात करें इस मोटू सीरियल किलर की, तो वो बच्चों को मारने का एक्सपर्ट है, पर सही समय पर रोज जेट को ढूंढ लेती है और दोनों उस मोटू से बचकर भागने लगते हैं। अब मोटू उनको नुकसान पहुंचाता है, उससे पहले कोरिंथियन मोटू को मारकर उन दोनों को अपने रूम में ले जाता है। वहाँ हमें पता चलता है कि मॉर्फियस रोज को बचाना नहीं मारना चाहता है, क्योंकि अभी भी रोज ही मॉर्फियस के लिए सबसे बड़ा खतरा है और ये बात अब गिलबर्ट को भी पता चल गई है। तो अब कोरिंथियन रोज और जेट को अपने रूम में रहने को बोलकर खुद उन किलर्स के सामने जाकर उन्हें और ज्यादा लोगों की जान लेने के लिए मोटिवेट करता है। इस बीच वहाँ पर मॉर्फियस आ जाता है और अब मॉर्फियस कोरिंथियन से तो बहुत नाराज था, क्योंकि कोरिंथियन ने लोगों की जान तो ले ही ली थी, साथ में उसने इंसानों को भी अपनी जैसा बना दिया था। तो मॉर्फियस कोरिंथियन को खत्म करने के लिए आगे बढ़ता है, पर कोरिंथियन एक चाकू से मॉर्फियस पर हमला कर देता है। अपने घाव को देखकर मॉर्फियस शॉक था और वो समझ जाता है कि रोज की वजह से वो कमजोर हो रहा है और अभी रोज सभी सीरियल किलर के सपनों में है। ये जानकर मॉर्फियस और कोरिंथियन दोनों रोज के सामने आते हैं। दोनों रोज को एक दूसरे के खिलाफ भड़का रहे थे। कोरिंथियन सपनों की दुनिया को खत्म करके रोज को एक नई दुनिया बनाने के लिए बोल रहा था, तो वहीं पर मॉर्फियस उसे समझा रहा था कि अगर उसने ऐसा किया तो सिर्फ सपनों की दुनिया ही खत्म नहीं होगी, बल्कि पूरा ब्रह्मांड खत्म हो जाएगा। अब उन दोनों की बातों से रोज बस इतना समझती है कि वो बहुत ताकतवर है, इसलिए वो उन दोनों को अपने सपनों से ही निकाल देती है। सपने से बाहर आते ही मॉर्फियस कोरिंथियन को रेत में बदलकर उसके स्कल को अपने पास रख लेता है। अब हाल में जितने भी सीरियल किलर्स बैठे थे, मॉर्फियस अपने मैजिक से उन सब को दर्द महसूस करवाता है, जो दर्द उनकी विक्टिम्स ने अपनी मौत के टाइम पर किया था। इसका असर किलर्स पर इतना गहरा होता है कि उनमें से कोई खुद को गोली मार लेता है, कोई सुसाइड कर लेता है, तो कोई खुद को पुलिस के हवाले कर देता है। रोज जेट के साथ वहाँ से निकल गई थी। रोज जेट को अपनी दादी के बारे में बताती है, जो उन्हें गोद लेने वाली है। इसी बीच लाइटा को डिलीवरी के लिए सभी लोग हॉस्पिटल ले गए थे। रोज हॉस्पिटल जाकर लाइटा से मिलती है और वहाँ पर वो आज के सपने में मॉर्फियस से लड़ने का प्लान बनाते हैं, ताकि लाइटा का बच्चा सेफ रहे, पर सपनों में होता तो कुछ और ही है। रोज एक ऐसा भंवर तैयार करती है जो भंवर सबकी जान ले लेता है, पर ये बस फ्यूचर की एक झलक थी जो कि मॉर्फियस ने रोज को दिखाई थी। उधर रोज की दादी यूनिटी को भी लूसियन से पता चल जाता है कि पहले यूनिटी सपनों का भंवर थी। इधर गिलबर्ट आकर मॉर्फियस को रोकने की कोशिश करता है, पर रोज और मॉर्फियस दोनों सपनों के भंवर को खत्म करना चाहते थे, ताकि सभी लोगों की जान बच सके। ये सुनकर गिलबर्ट अपने फिडलर ग्रीन वाले रूप में आकर
आकर पूरी जगह को सुंदर बगीचे में बदल देता है। अब मॉर्फियस रोज की जान लेने ही वाला था, पर तभी यूनिटी और लूसियन वहाँ पर आ जाते हैं और यूनिटी रोज के अंदर से उसका भंवर मांग लेती है, जिसके साथ मॉर्फियस यूनिटी के साथ उस भंवर को भी नष्ट कर देता है। सपने से बाहर आते ही रोज और जेड लाइटा की न्यू बॉर्न बेबी से मिलते हैं। उधर मॉर्फियस डिजायर से मिलने उसके महल जाता है, क्योंकि उसे पता चल गया था कि जब वो कैद में थी तो डिजायर ही वो शख्स है जिसने यूनिटी को सपनों में प्रेग्नेंट किया था, ये जानते हुए कि यूनिटी के बच्चे भी सपनों का भंवर बनेंगे। तो मॉर्फियस डिजायर को धमकाता है कि डिस्पेयर के साथ मिलकर अगर उसने उसकी दुनिया को बर्बाद करने के बारे में सोचा तो वो अगली बार उन्हें उनके साथ डेस्टिनी और डेथ का भी सामना करना पड़ेगा। डिजायर मॉर्फियस के स्थान में तो डरता है, पर उसके जाते ही वो हमें अपने इरादे बता देता है कि अगली बार वो कोई चूक नहीं करेगा। लास्ट में हम देखते हैं कि मॉर्फियस को भी इंसान के इंसानियत का एहसास हो गया था और उसने गॉड को बुरे सपने से निकाल कर अच्छे सपनों की कैटेगरी में डाल दिया। एंड के पोस्ट क्रेडिट सीन में हम लूसीफर को नर्क में देखते हैं, जो कि लॉर्ड एसेजल को आदेश देती है कि उन्हें सबसे पहले सपनों की दुनिया को नष्ट करना है, फिर इंसानों को, और अंत में स्वर्ग भी उनका होगा। उनके हिसाब से दानव सिर्फ नर्क में रह सकते हैं, इसलिए वो उन तीनों लोगों को ही नर्क बनाकर वहीं पर रहेंगे। यहाँ पर सैंडमैन का सीजन 1 खत्म होता है और सीजन 2 के लिए एक मजबूत प्लॉट छोड़कर जाता है। सो गाइस, आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा प्लीज हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड टाटा बाय बाय।